हाँ नमस्कार। मैं एक बार पुनः आज मैं दो वीडियो बना रहा हूँ और एक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ चूँकि अभी आप देखेंगे कि चतरा में सिमरिया में नरेंद्र मोदी का रैली हुआ और कल से उनका भीड़ का जो है वो ड्रोन से लिया गया है और उसको पूरा डाला जा रहा है कि मोदी जी ने कहा कि इतनी भीड़ जितनी पंडाल के अंदर उतनी 4 गुना बाहर। एक बार फिर मैं पहले स्पष्ट कर दूं, चश्मा वाला वही बात है, आँख जो है वो कोई कीड़ा चल गया है जो मोटा है, नहीं तो उस पर होता है, लोग कमेंट कर देंगे कि चश्मा पहन के। और ये भीड़ का पूरा ये चल रहा है। लेकिन अब एक चीज़ गौर करने वाली बात है, मैं 2 प्रखंड में इटखोरी में रहता हूँ। हमारे एक तरफ है चौपारण और दूसरे तरफ दूसरे छोर पे जो है वो है हंटरगंज, जो चतरा लोकसभा में आता है, और चौपारण जो हजारीबाग लोकसभा में आता है। हजारीबाग लोकसभा में एक और ज़िला रामगढ़ है। अब आप कल्पना करें कि चतरा लोकसभा में जो है वो कितने प्रखंड, 12 प्रखंड है। चूँकि मेरा ज़िला है तो मुझे पता है 12 प्रखंड है। हज़ारीबाग में भी मुझे पता है, हज़ारीबाग ज़िला में 16 प्रखंड है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि रामगढ़ में कितने प्रखंड हैं। अब आप कल्पना करें कि हज़ारीबाग के चौपारण जो है उसमें 26 पंचायत है, और जो हंटरगंज में बात कर रहा हूँ चतरा ज़िला का एक प्रखंड है, उसमें 28 पंचायत है। आप 26 और 28 गाड़ी, अगर हर पंचायत में एक गाड़ी और एक गाड़ी में 11 लोग, तो आप केवल हंटरगंज और चौपारण का अनुमान लगा लें। आप छोड़ दें हजारीबाग और पूरा चतरा ज़िला और पूरा रामगढ़ ज़िला, और वो पूरे लोकसभा 2-2 लोकसभा का सम्मेलन, 3-3 लोकसभा का सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। चूँकि वो देश के प्रधानमंत्री है, वो एक जगह, एक लोकसभा में 2 जगह 3 जगह सभा नहीं कर सकते। इवन दूसरे लोकसभा में, जैसे आज उन्होंने कोडरमा में किया, तो उन्होंने 2 लोकसभा गिरिडीह और कोडरमा को मिला के किया। अब उस भीड़ को आप दिखा रहे हैं, और मैंने एक जिक्र किया कि आप केवल चौपारण और हंटरगंज को छोड़ लें, 26 और 28, अगर आप पंचायत पे एक गाड़ी भी देते हैं तो आप कल्पना करें कि 2 पंचायत से 60 गाड़ी हो जाता है आपका, या कहें कि सीधा सीधी 30-30 60 गाड़ी, 2 पंचायत 2 प्रखंड से आपका 60 गाड़ी हो जाता है। आप कल्पना करें कि 16 प्रखंड है हजारीबाग ज़िला में, और चतरा में 12, और रामगढ़ मुझे पता नहीं। आप ऐसे में अगर सर्च करता तो वो मैं एग्जैक्ट आंकड़ा बता पाता। अब आप कल्पना करें अगर हर गांव में एक गाड़ी और हर गांव से 11 लोग, चूँकि आपको पता है कि निकाला जाता है और लोगों को ले जाया जाता है, तो ये भीड़ को दिखा के किसी को डराना। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं ना कांग्रेस सपोर्टर हूं, ना मैं भाजपा विरोधी हूं, लेकिन मैं बार बार ये भी कहता हूं कि अगर किसी चीज़ का दुष्प्रचार हो रहा है तो मीडिया का कर्तव्य बनता है कि उसको उस पर रोकथाम लगाना। या फिर जो भी, अगर आपको लगता है कि हम न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, आपको लगता है कि हम समाज को जो है वो एक जानकारी एकत्रित करके लोगों में उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये लोग, जो लोग ऐसा करते हैं, उनका ये जानकारी पहुंचाने का ये कर्तव्य बनता है कि वो सही जानकारी लोगों तक पहुंचा सके। अब आप ये प्रधानमंत्री मोदी है और उनके जो सभा है उसमें ये भीड़ लाजमी है। अब आप तुलना करेंगे कि जो हमारी कल्पना सोरेन अभी हैं, उनकी चूँकि मुख्य चेहरा विपक्ष का कल्पना सोरेन अभी झारखंड में है, चूँकि हेमंत सोरेन जेल में है, और चंपई सोरेन है। अब आप कल्पना करेंगे कि चंपई सोरेन के सभा में इतने लोग जुटे और हम उनका देखें मोदी के आगे इनका क्या तुलना, ये संभव ही नहीं है। चूँकि चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन जो है वो विधानसभा लेवल का, वो लोग अभी जैसे वो बरी में आई तो बरी के आसपास, वो विधानसभा, वो लोकसभा को लेके अब 2-2 3-3 लोकसभा का एक जगह एकत्रित करके नहीं करती हैं, वो एक लोकसभा में 5 सभा करती हैं। तो उनका इनका भीड़ से कोई आपस में तुलना ही नहीं है, कोई तुलना नहीं है। और वो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया कि वो चीज़। अब दूसरी तीसरी बड़ी बात, मैं बार बार कहता हूं कि अगर विपक्ष कमज़ोर हो तो मीडिया को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, और मैं विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूं, ये स्पष्ट मैं कर दूं। जब विधानसभा का चुनाव आएगा उस वक्त मैं आपको जो विपक्ष है उसके साथ खड़ा दिखूंगा, जो सत्ताधारी दल है उसके साथ नहीं दिखाई दूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, कुछ बातें हैं जैसे कि सब लोग अब अति कर रहा है, लोग मतलब हर जगह वो अपने ज़िला का बात करके नहीं, अपने लोकसभा का बात नहीं करके, अभी भी उनके मुंह पर 400 पर 400, चतरा का लोग 400 पर करा दीजिएगा, सब लोकसभा में आप जाके चुनाव लड़िएगा या ये जनता जाके वोट देगी, आप अपना लोकसभा दीजिए। अब उसमें मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आखिर 400 कैसे पार होगा। आप देखेंगे कि राजस्थान में 25 सीट है लोकसभा की, और 25 की 25 भाजपा के पास है। आप आ जाएंगे उत्तर प्रदेश तो देखेंगे 80 लोकसभा की सीट है और उसमें से 62 लोकसभा की जो सीट है वो भाजपा के पास है। आप चले आए
बिहार, तो आप देखेंगे कि 40 लोकसभा की सीट है और उनके पास 39 लोकसभा की सीट भाजपा के पास है, यानी भाजपा गठबंधन के पास। केवल महाराष्ट्र को छोड़ दे 48 लोकसभा की सीटें और उसमें 25, मुझे एनडीए का नहीं पता, यानी कि भाजपा गठबंधन का नहीं पता कि टोटल सीट कितना है, लेकिन 2019 में उनके पास 48 में से भाजपा के पास 25 सीट है। झारखंड में 14 में से 13 एनडीए के पास है, बिहार में 40 में 19 बता चुका, दिल्ली में 7 के 7, हरियाणा में 10 के 10, गुजरात में 26 के 26, राजस्थान मैंने बता ही दिया 25 में 25। अब जब इतना, यानी कि आपका प्रत्येक लोकसभा जो सीट है प्रत्येक राज्य में, साउथ को छोड़ने के बाद प्रत्येक राज्य में आपका जो सीटों का संख्या वो या तो 100% है या 80% है, और उसके बाद आपका टोटल सीट कितना है 300। तो आप 400 कैसे पहुंचेंगे, कहाँ से लाएंगे? यानी आपको 700 सीट बढ़ाना होगा, 800 करना होगा। आप खड़ा भी हैं 380 या कुछ सीटों पे, आप या 400 सीटों पे आप खड़ा है, बाकी आपके सहयोगी हैं, तो आप 400 सीट लाएंगे कहाँ से, आपके सहयोगी भी मिलके? पहले आप ऑलरेडी 100% और 80% पूरे लोकसभा में, और साउथ के पास टोटल 136 लोकसभा सीट है, और चलिए हम आपको उसमें भी मान लेते हैं 36 आप ही को मिल जाता है, तो भी आपके पास 336 आता है। 100% ऑलरेडी और 80% आपके पास पहले से। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूँ, राजस्थान में 25 के 25, गुजरात में 26 के 26, हरियाणा में 10 के 10, दिल्ली में 7 के 7, बिहार में 40 में से 39, झारखंड में 14 में से 13, महाराष्ट्र में 48 में से 25, केवल भाजपा यहाँ पे गठबंधन का मैं नहीं बता रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश में 80 में से 62। यानी आपके पास 100 में से 100 या 100 में से 80% सीटें ऑलरेडी हैं, और उसके बाद आप 300 पे हैं। तो ये एक बड़ी बात हुई। और अब मैं जो दूसरी बात बताने जा रहा हूँ कि आप जो ये कह रहे हैं कि राशन हम दे रहे हैं, पेंशन हम दे रहे हैं, या इस तरह की आप नहीं भी कर रहे हैं, तो आपके कार्यकर्ता के द्वारा जो बात आ रही है वो कितनी गलत है मैं बताता हूँ। पेंशन जो है वो राज्य सरकार का स्कीम है, और ये पेंशन पहले 800 था, जिसे झारखंड सरकार ने बढ़ा के 800 से 1000 किया। और इसमें भी एक बड़ी बात की उन्होंने कि पहले 60 वर्ष जो आयु तय सीमा थी पेंशन लेने का, वो 60 वर्ष था। सभी जाति, चाहे वो सामान्य जाति की भी महिलाएं हो, सभी जाति की महिलाओं के लिए उन्होंने कर दिया 50 वर्ष, और ओबीसी और एससी एसटी जातियों के लिए, पुरुषों के लिए भी 50 वर्ष, यानी 10 वर्ष पहले से वो पेंशन लेंगे। ये एक बड़ी कारगर जो काम किया है झारखंड सरकार ने। दूसरा है कार्ड, राशन कार्ड। अब इसमें राशन कार्ड में आपकी क्या भूमिका है, राज्य की क्या भूमिका है, मैं नहीं जानता, लेकिन ग्रीन कार्ड में पूरी की पूरी भूमिका झारखंड सरकार की है। और राशन कार्ड जब आप दे रहे थे, और राशन कार्ड ऐसा नहीं कि आज ही मिल रहा है, ये लोगों को पता नहीं कैसे 10 साल में ये भ्रम पैदा हो गया। कई सदियों से, जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैंने देखा है कि राशन जो है वो मिलते आ रहा है। हाँ, आपने कुछ उसमें संशोधन किया होगा, सुधार किया होगा, नो डाउट, मैं उस पर जा भी नहीं रहा, लेकिन इसी राशन कार्ड में कुछ लोगों को जब कार्ड नहीं प्राप्त हो रहा था, तो झारखंड सरकार ने स्कीम चलाया ग्रीन कार्ड का, और ये ग्रीन कार्ड पूरी की पूरी झारखंड सरकार की स्कीम है, और इसके तहत लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है, और अगले 5 वर्ष के लिए भी बढ़ाया गया है, या जब तक सरकार है तब तक के लिए, ये झारखंड सरकार की योजना है। दूसरा है आवास। आप जो प्रधानमंत्री आवास दे रहे थे वो पिछले 2 वर्ष से झारखंड में बंद है, यानी कि ये उसमें पैसा नहीं है या क्या नहीं है, वो आपकी जवाबदेही है। वो हमारे पंचायत में आप पूछे, कोनी पंचायत मेरा, वो 2 वर्ष से बंद है। और अबू आवास झारखंड सरकार की योजना है। आप 1,30,000 दे रहे थे या 25,000 दे रहे थे, अबू आवास 2,60,000 या 65,000 दे रहा है, और आपका स्कीम अभी बंद है, जबकि अबू आवास प्रत्येक पंचायत में 55 या 60 की संख्या में हो रहा है, जिसके लोग गवाह हैं, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। दूसरा, आंगनबाड़ी और पारा शिक्षकों का आपने पेमेंट बढ़ा दिया। पंचायत स्वयंसेवक जो पंचायत में मुखिया के सहयोगी थे और ये विदाउट पेमेंट काम कर रहे थे, उनके लिए आपने 2500 रुपया तय कर दिया। इसी तरह से आपने जो है आयुष्मान कार्ड में, जो भारत सरकार की कार्ड है, वो 5 लाख रुपया देती थी, इसमें आपने एक अपना स्कीम लगा दिया कि हम इसी में 5 लाख, अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो हम उसमें 5 लाख, और यानी 5 से बढ़ा के 10 लाख आपने कर दिया। फिर आपने एक और स्कीम इसी के तहत किया कि अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी बना हुआ है, लेकिन जो जिला स्वास्थ्य प्रभारी हैं वो ये लिखते हैं कि इसे सरकारी लाभ मिलना चाहिए स्वास्थ्य के अंतर्गत, तो आपने उसमें भी 5 लाख दिया है। ये राज्य सरकार की योजना है। दूसरी बड़ी योजना है जो आपने किसानों का ऋण माफ़ कर दिया है। और अब वो तो पुरानी बातें थे, अभी जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो बनाया है
उसमें जो है वो जिस तरह का स्कीम लगाया है, ये बड़ी बात है और ये लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे सबसे पहला मैं बता दूं, जो महालक्ष्मी इनमें 2024 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस जो पार्टी है उसने अपने मैनिफेस्टो में लगाया, एक योजना उन्होंने बनाया है महालक्ष्मी, और उसके तहत जो गरीब महिलाएं हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उनको 8,800 प्रति माह, यानी कि लगभग 1 लाख रुपये या 1 लाख से लगभग कुछ ज़्यादा होता है, वो प्रति वर्ष महिलाओं को मिलेगा। 8,800 अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो। दूसरा इनका मैनिफेस्टो है, जो इनका नाम इन्होंने दिया है इसका नाम उन्होंने दिया है युवा न्याय, और इसके तहत डिप्लोमाधारी या ग्रेजुएट जो युवा होंगे उनको निजी अथवा सरकारी जॉब में अप्रेंटिस के रूप में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, और इसमें 50% गवर्नमेंट देगी और निजी या सरकारी जो भी जहाँ पे वो काम करेंगे वो 50% वो योगदान देंगे। ये बड़ी योजना थी। इसके बाद उनका एक बड़ा योजना है किसान न्याय, जिसके तहत वो MSP तय करेंगे फसल पे, यानी कि मिनिमम प्राइस वो तय कर देंगे कि इनका जो फसल है इसका छूट होगा किसान को अपना मिनिमम प्राइस रखने का। ये एक बड़ी योजना होगी। इसी तरह से उनका जो एक और बड़ा योजना है वो है पूरे देश के किसानों का जो है वो ऋण वो माफ़ कर देंगे। तो ये 2-3 जो योजनाएं हैं ये लोगों को लुभा रही हैं। और अब जो इस तरह की बातें आ रही है कि केवल भाजपा जो है वो हिंदुत्व के नारे पर, ये उस तरह का राजनीति अभी नहीं रहा है। आप देखेंगे कि प्रखंड, मैं ये भी नहीं कह रहा कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, मैं उस पर नहीं, मैं सही जानकारी, चूँकि हो क्या रहा है कि गाँव में लोगों को, जब हम गाँव में जाते हैं तो पेंशन या फिर जितनी भी खाद्य सामग्री ये सब पता चलता है कि भारत सरकार दे रही है, जबकि मेरा आपका या किसी भी शिक्षित लोगों का या किसी भी NGO का ये प्रतिबद्धता है कि वो सही जानकारी लोगों तक पहुँचाए। तो मैंने एक कोशिश की है, और मैं जब कोई बात झूठा होता है तो वो चिड़चिड़ापन सा लगता है कि इतनी भ्रामक कैसे कोई फैला सकता है। तो उस भ्रामक को फैलाने से रोकने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, और उसके बाद फिर लोगों को लगता है कि मैं BJP विरोधी हूँ। ऐसा कुछ नहीं। आप जहाँ पे झूठ बोलेंगे तो वहाँ पे सच बताने के लिए कुछ लोग सामने आएंगे, और जो आपकी बातें हैं वो सत्य है। आपने राम मंदिर बनाया है, आप हिंदुत्व के मुद्दे पे कायम है, आप और भी किसी चीज़ देश की सुरक्षा को लेकर सैनिक के लिए आपने बजट भारी भरकम रखा है तो उसका हम तारीफ करते हैं। लेकिन ये जो बातें हैं, आप झूठ बोल के किसी का मत प्राप्त करेंगे तो ये खास करके अगर मैं कहीं पे सुन रहा हूँ या मेरे जैसे लोग सुन रहे हैं तो ये उनके लिए अनुचित है, और वो सही प्रचार प्रसार तो लोगों तक करेंगे। आप घर से निकलें, मतदान करें, अधिक से अधिक प्रतिशत में मतदान हो, इसके लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। और एक बार इस वीडियो के माध्यम से हम रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि आप घर से निकलें और मतदान करें। धन्यवाद।